हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपके लिए लीनियर इनइक्विटीज प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करो, अगर नहीं देखा है तो उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो न्यू एनसीईआरटी है 2023-24 जो रिड्यूस सिलेबस आया आपके पास, इसके अकॉर्डिंग है सारे का सारा प्लेलिस्ट। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्लास 12 आएगी यहाँ पर भी वहां पर भी इसके लिए मतलब आपको कुछ ना कुछ बेसिक इसके बारे में यूज करने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे बायनोमियल वगैरह वहां पर भी इसका यूज होगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत ढंग से समझना। तो सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दो कंसेप्ट है, एक है परम्यूटेशन, एक है कॉम्बिनेशन। दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हम पहले परम्यूटेशन का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। परम्यूटेशन का क्या सीन है, परम्यूटेशन समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम परम्यूटेशन पढ़ क्यों रहे हैं। पहले उसका रीजन समझेंगे। तो पहले मैं आपको परम्यूटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली चीज सिखाऊंगा। उस बेसिक वाली चीज को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम परम्यूटेशन के एक मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि परम्यूटेशन का मेथड लगाने के बाद वो जो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है क्वेश्चन का, वो कितना ईजी हो सकता है। कहने का मतलब यही है मेरा कि हमें परम्यूटेशन पढ़ना क्यों है, वो रीजन पता होना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन एक बेसिक सी चीज पढ़ते हैं कि चैप्टर के अंदर अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझेंगे। क्या समझेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये क्या होता है, देखो ये एक चेन है। पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझेंगे, आफ्टर हम परम्यूटेशन को से सॉल्व करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा इजी करके, देन हम कॉम्बिनेशन पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, अब समझना, एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको ये चीज, है ना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो द नंबर लॉक हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड। मान लो एक आपके पास एक सूट है, उसमें जो है नंबर लॉक लगा हुआ है इस तरीके से 4 डिजिट का, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर जो नंबर चूज हो सकते हैं वो आपको पता है 0 से लेके 9 नंबर्स में से लॉक लग सकता है भाई। इस वाले लॉक पर जो डिजिट होगी वो 0 से 9 के बीच में हो सकती है कोई भी। यहाँ जो डिजिट होगी वो भी 0 से 9 के बीच में कोई भी हो सकती है। यहाँ भी डिजिट होगी 0 से 9 हो सकती है, यहाँ भी डिजिट होगी 0 से 9 हो सकती है। तो 4 स्पेसिफिक डिजिट्स अरेंज करेंगे यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विद नोट रिपीटेशन। अब ये वर्ड आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर यूज होगा। अगर मैं ये कह देता यहाँ पर कि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 से 9 तक डिजिट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब यहां पर अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वही डिजिट जो है, अगर यहां पर 1 आ गया तो यहां पर 1 भी आ सकता है, यहां पर 1 भी आ सकता है, यहां पर 1 भी आ सकता है। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, है ना। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या बोल दिया है आपको, इसने बोल दिया है कि सर यहां पर रिपीटेशन नहीं है। तो आप थोड़ा सा फोकस करना। फर्स्ट में जो डिजिट होगा, फर्स्ट में जो डिजिट होगा वो 0 से 9 में कोई भी डिजिट हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। तो कितने नंबर आप यहां पर चूज कर सकते हो? सर हम यहां पर 10 डिजिट्स चूज कर सकते हैं। क्या चूज कर सकते हैं? देखो ये वाली कंडीशन तो है रिपीटेशन की। अब मैं नीचे कंडीशन बना रहा हूं नो रिपीटेशन की, ढंग से समझना आप। अगर मैं ऊपर रिपीटेशन कहूं आपसे तो 0 से 9 में कोई भी नंबर यहां पुट हो सकता है। नेक्स्ट डिजिट जो होगी वो भी 0 से 9 में कोई पुट हो सकती है। यहां पर नेक्स्ट डिजिट होगी वो भी 0 से 9 में से हो सकती है, नेक्स्ट डिजिट जो भी 0 में से 9 में हो सकती है। ये रिपीटेशन की बात है कि कोई भी नंबर जो है रिपीट हो सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कोई फिक्स नहीं है सर, ठीक है। नीचे मैं बोल रहा हूँ रिपीटेशन नहीं होगा भाई साहब। तो पहली जो डिजिट है वो तो फिक्स हो गई सर, कि वो 0 से 9 के बीच में से कोई डिजिट होगा, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट हो गए। जो ये नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ना, अब भाई 0 से 9 में आपने 10 डिजिट्स जो है पुट कर दिए। कितने पुट कर दिए? 10 डिजिट्स पुट कर दिए। तो नेक्स्ट जो होगा आपके पास, जो नेक्स्ट होगा वो कितने डिजिट आप पुट कर सकते हो? अब मान लो, लेट मैं गैस बोल रहा हूं, यहां पर 2 आ गया, मान लो ऐसा एक डिजिट आ गई है। अब 0 से 9 जो डिजिट्स हैं आपके पास, उसमें केवल 2 नहीं आ सकता। अगर 2 नहीं आ सकता तो लेफ्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आपके पास, क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो बचे आपके पास, वो यहां कितने होंगे? ओनली 9 ही होंगे। भाई यहां नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 10। इनमें से चूज कर सकते हो। लेकिन अगर अपन ने एक यहां पुट कर दिया और अगली डिजिट रिपीटेशन नहीं है, ये कंफर्म इसने कंडीशन डाल दी है, ये आपकी कंडीशन हो गई। ध्यान से समझना आप इसको ना, आपको परम्यूटेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप एक बार प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझो। अगले जो डिजिट्स है वो ऑब्वियसली बात है 9 डिजिट में से चूज कर सकता हूं मैं, 0 में से कर सकता हूं, 1 में से कर सकता हूं, 3 में से कर सकता हूं, 4, 5, 6, 7, 9। नंबर ऑफ डिजिट इसमें से कोई वैल्यू में यहां पर चूज कर सकता हूं, वो 9 ही है, ठीक है। अब अगले वाले कॉलम पर आओ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहां पर एक डिजिट आ गई है, यहां पर एक डिजिट आ गई है।
मैं यहाँ कौन से कितने डिजिट्स में से चूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ 2 आ गया और मान लो ऐसा यहाँ पर भी कोई एक डिजिट आ गई 3 4 जो आपको सही लगे, तो 2 डिजिट तो आपके पास यहाँ आ गई है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो बचे हैं जिनमें से आप चूज करोगे कि इस प्लेस पर क्या आएगा, वो क्या है आपके पास, ओनली 8 है। क्या है, ओनली 8। 8 नंबर ऑफ डिजिट्स ही है आपके पास जिनमें से चूज करके आप कोई एक प्लेस यहाँ पर, कोई एक वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। फोर्थ केस देखो, 8 डिजिट्स में से यहां पुट कर सकते हो। अगर 8 में से एक यहां आपने पुट कर दिया तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो लेफ्ट बची हैं आपके पास यहां के लिए वो कितनी है, 7 है। यानी कि एक चीज समझ में आई मुझे, जब रिपीटेशन होगा तो मैं 0 से 9 यानी ऑल डिजिट्स को चूज कर सकता हूं हर प्लेस पर। लेकिन जब नॉट रिपीटेशन होगा तो मुझे एक एक डिजिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि एक डिजिट यहां पुट हो चुकी है तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कम हो गई है आपके पास। तो जो चूजिंग होगा आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स वो 9 में से होगा, लेफ्ट डिजिट्स में से होगा। मुझे बताओ ये चीज समझ में आएगी आपको, केवल समझना है। हाँ, अभी कुछ सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, क्या हो रहा है ये नहीं बता रहा, केवल एक जनरल थिंग बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर 10 डिजिट्स में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लो यहां पर फर्स्ट वैल्यू 0 है, मान लेता हूं। सेकंड वैल्यू 1 है, थर्ड वैल्यू 2 है, फिर फोर्थ वैल्यू 3 है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू 1 हो सकती है, सेकंड वाली ये ना रहेगी, ये 2 हो सकती है, ये 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है। मान लो ये 2 है तो ये 1 हो सकती है, ये 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है। मान लो ये 1 है, यहां 0 आ सकता है, मतलब समझ रहे हो ना कितने वेरिएशन हो सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कितने पासवर्ड आप बनाओगे सूटकेस के लिए, कितने बनाओगे सर, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, कैसे पता लगेगा अपन को यहाँ पर, है ना। तो वही अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि नंबर ऑफ जो आपके पास फॉर्म्स बनेंगे, नंबर ऑफ जो सीक्वेंसेस बनेंगे, वही अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है सर, अब और आगे बढ़ते हैं। सो इसी क्वेश्चन के एक और एग्जांपल लेता हूं। एक मोहन है, उसके पास 3 पैंट है, 2 शर्ट्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट कैन बी ड्रेस अप। अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, मानते हैं पैंट को अपन नेम दे देते हैं P1 P2 एंड P3 और शर्ट को दे देते हैं S1 एंड S2। मैं कहूंगा आपसे पहले पैंट 1 के साथ S1 है, फिर पैंट 1 के साथ S2 है, फिर पैंट 2 के साथ S1 है, फिर पैंट 2 के साथ S2 है, फिर पैंट 3 के साथ S1 है, फिर पैंट 3 के साथ S2 है। तो कितने पेयर्स बन गए सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। बट पीछे वाला क्वेश्चन इजी नहीं था, पीछे वाले में आपको 4 नंबर्स के पेयर बनाने थे, वहां पे आसान बात नहीं थी सॉल्व करना, तो वहां बहुत लेंदी था, ये तो बहुत आसान हुआ। ठीक है, देयर आर 3, तो 3 वेज हैं आपके पास पैंट्स के और 2 वेज हैं आपके पास शर्ट्स के। ठीक है, तो अब यहां पर मैं निकालने का एक तरीका आपको सजेस्ट कर रहा हूं, है ना, एक तरीका आपको सजेस्ट कर रहा हूं। क्या, हमें जो पेयर्स बनाने हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो वेज हैं, नंबर ऑफ वेज फॉर पैंट्स एंड नंबर ऑफ वेज फॉर शर्ट्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाउ मच वी गेट 6। हाउ मच वी गेट 6। बताओ समझ में आई क्या ये चीज? हाँ सर ये वाली चीज आ गई है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि हम यहाँ पर जो है 3 × 2 करके जो 6 अर्न कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये 6 पेयर्स जो है बन जाएंगे पैंट और शर्ट के लिए। अब यहाँ पे एक तरीका निकल के आया थोड़ा सा आसान, इनको काउंट करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर निकल के आ रहे हैं। हाँ सर, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई, अगर मेरे से डायरेक्टली पूछ लेता पेयर्स, है ना, केवल आपको पेयर्स बताना है तो मैं 6 लिख के आ जाता यहाँ पे आंसर, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता तो। हाँ बिल्कुल कर सकते थे। अब मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं समझाने के लिए आपको ये, इसी एग्जांपल को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। भाई P1 पैंट S1 के साथ भी होगी, P1 पैंट S2 के साथ भी होगी, ये आपने उसमें पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, है ना, इस तरीके से ट्री वाला। P2 पैंट S1 के साथ भी होगी, P2 S2 के साथ, P3 S1 के साथ, और ये आपके पास आ गए देखो पेयर्स। आया कुछ समझ में? दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर पेयरिंग। ठीक है, ठीक है सर। क्या अपन इस तरह लास्ट वन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, आपके पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो क्या कहता है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, m × n होंगे। इसका मतलब जो मैंने फर्स्ट में आपको एग्जांपल दिया था उसका मैं आंसर लिख रहा हूं, उसका मैं आंसर लिख रहा हूं। जो नंबर ऑफ वेज आएंगे ना उसमें,
वो क्या होंगे? फर्स्ट डिजिट 10 थी, याद करो। सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं? 9 में से पुट कर सकते हैं, अगले में हम 8 कर सकते हैं, अगले में हम 7 कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। 90, 56, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 एंड 50। ये आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे फॉर सूटकेस लॉक। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। क्लियर है क्या यहां तक? ये आपके पास नंबर ऑफ वेज आ गए हैं। अब आप कहोगे सर ये नंबर ऑफ वेज कैसे? मतलब पहले में 1 डिजिट, फिर दूसरे में 2 3 4, फिर 1 0 1 1 0 3, फिर 4, मान लो 3 0 1 4। ऐसे कितने वेज हो सकते हैं? इतने 5040 वेज हो सकते हैं भाई साहब। कितने हो सकते हैं? 5040 वेज हो सकते हैं। इतने तरीके से आपको लॉक को अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर लॉक ओपन होगा। आया कुछ समझ में? और ये जो मेथड मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, उसी को कहते हैं अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ आसान तो है, बट जैसे जैसे अपन यहां पर क्वेश्चन में थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पर एक और मेथड डिस्कशन करेंगे हम, परम्यूटेशन का। जब वैल्यूज बहुत सारी वेरिएंट हो जाएंगी ना, परम्यूटेशन का डिस्कशन करेंगे। और आपको इन तीनों का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। 3 एक्सरसाइजेस है आपके पास यहाँ पर इस चैप्टर में, 6.1 6.2 6.3 और शायद 6.4 भी है, मे बी, है ना, ठीक से नहीं पता मुझे। ठीक है, ये एक्सरसाइज डील करेंगे इनके ऊपर। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 की बात करूंगा मैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर बेस है। बिल्कुल आसान है, बस कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, आपको बस रीड करना है और एक बार अपने तरीके से, जैसे मैंने ही समझाई आपको चीज, वो समझना है। क्लियर है? ये इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 6.1 के लिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में और कुछ नहीं है, केवल यही वाली चीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में। क्लियर यहां तक? चलिए, कोई डाउट लगे कमेंट्स में बताना, या फिर मेल कर देना मुझे gajavacademy@gmail.com पर। अबाउट सेक्शन मिल जाएगी अगर स्पेल वगैरह मिस्टेक हो तो। चलिए, गुड बाय।